और अमेरिका में मंदी क्यों आती है। मैंने यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी का पिछले 10-12 वर्षों में काफी स्टडी किया और स्टडी करने के बाद मुझे जो हैरान करने वाली बात मिली, माहिती मिली, वो ये कि वहां जो है इंडस्ट्रीज जो चलती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो पूंजी निवेश होता है, वो किन इंडस्ट्रीज में है। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है। वॉर इंडस्ट्री माने युद्ध के उद्योग। युद्ध के उद्योग माने हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं कुछ नाम लेता हूं आपको। एक बहुत बड़ी कंपनी है रेथियोन कॉरपोरेशन, हजारों अबज डॉलर के हथियार हर साल बनाती है। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है हथियार बनाने वाली। दूसरी नंबर की जो कंपनी है अमेरिका की, एक्सॉन, हथियार बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी। तीसरी अमेरिका की कंपनी है फोर्ड। आपको जानकारी है कि फोर्ड कार बनाती है। कार बनाना तो छोटा सा धंधा है उसका, जो कुल धंधा है उसके 5% में वो कार बनाते हैं। 95% इन्वेस्टमेंट उनका वॉर इंडस्ट्री में है, फोर्ड का। उससे भी बड़ी एक अमेरिकन कंपनी है जीएम, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स के बारे में आपको माहिती है कि यह भी कार बनाती है। कार बनाती है, लेकिन कार बनाना उनका संपूर्ण बिजनेस नहीं है, उनका बड़े बड़े मिसाइल बनाने का बिजनेस। तो रेथियोन है, फोर्ड है, जीएम है, एक्सॉन है। ऐसी मैंने अमेरिका की 50 कंपनियों की एक यादी बनाई है और उन 50 कंपनियों का एक साल का हथियार बनाने का जो कुल खर्चा है वो दुनिया के 150 देशों के बजट से ज्यादा। इतना भयंकर उनके यहां वॉर इंडस्ट्री है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है, हथियार उद्योग कहते हैं उसको वहां। और अमेरिका में उसको सैटेलाइट इंडस्ट्री कहते हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री माने मुख्य उद्योग। सैटेलाइट का अर्थ ये उपग्रह ही नहीं होता, सैटेलाइट का एक अर्थ होता मुख्य, सबसे केंद्र। जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो माने एग्रीकल्चर हमारे लिए सैटेलाइट इंडस्ट्री है। अमेरिका युद्ध प्रधान देश है, उनके लिए वॉर इंडस्ट्री सैटेलाइट इंडस्ट्री। अब अमेरिका में क्या होता है, हथियार भयंकर बनते हैं, लेकिन वो हथियार जब नहीं बिकते तभी मंदी आती है। क्योंकि हथियार बन रहा है तो बिकना ही चाहिए, नहीं बिकेगा तो कारखाने बंद है, कारखाने बंद है तो मजदूर बेकार है, और हथियारों के कारखाने बंद तो स्टील वाले कारखाने भी बंद, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, केमिकल इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, सीमेंट इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है। तो सैटेलाइट इंडस्ट्री जब खतरे में आती है तो अमेरिका के 90 दूसरे उद्योग खतरे में आ जाते हैं। 90 इंडस्ट्रीज अमेरिका में है जो वॉर इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। एक ही इंडस्ट्री है अमेरिका में जो वॉर इंडस्ट्री पे नहीं टिकी हुई है, जिसको कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। बाकी सभी इंडस्ट्रीज उनकी वॉर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। अब अमेरिका में क्या होता है कि हर 25-30 बरस के बाद ऐसा होता है, एक साइकिल है वहां पर। आप अगर ध्यान दें तो भयंकर मंदी आई 1905-1910 के बीच में, भयंकर मंदी अमेरिका और यूरोप में। फिर क्या हुआ, उस मंदी को दूर करने के लिए पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा 1914 में, जो शुरू हुआ और 1917 तक चला, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़कर अमेरिका ने अबजों डॉलर पंप कर दिया वॉर इंडस्ट्री में, उनकी मंदी दूर कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि 15-20 वर्षों में ये साइकिल रिपीट होता है। तो फिर क्या हुआ, 1930 में फिर मंदी आ गई, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको तो पढ़ाया जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन 1930। तो भयंकर मंदी आ गई 1930 में। फिर अमेरिका ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, उस 1930 की मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ पर्ल हार्बर नाम की अमेरिका में एक जगह है, वहां पर अटैक हुआ। तो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो फिर विश्व युद्ध भड़क गया। दिखाया यह जाता है, बताया यह जाता है कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापानियों ने किया, लेकिन अमेरिका के ही कुछ खोजी पत्रकारों ने अभी 3-4 बरस पूर्व ये निकाल दिया और सनसनी फैला दी पूरी दुनिया में कि 1941 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए पर्ल हार्बर पर अटैक अमेरिका ने खुद ही करवाया, अपने ही ऊपर अटैक करवाया। तो फिर आप पूछोगे जापानियों की थ्योरी क्या थी। जापान के कुछ नागरिकों को जबरदस्ती हवाई जहाज में बिठाया गया
और उन हवाई जहाजों से बमबारी कराई गई, तो सारी दुनिया में यह संदेश गया कि जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया है, तो अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए जापान पर हमला बोला, जिसमें 2 एटम बम उन्होंने गिरा लिए। और 2 एटम बम गिराने के पहले भरपूर युद्ध लड़ा। रूस, ब्रिटेन और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक बाजू में मित्र देश, दूसरे बाजू में शत्रु देश। 3 साल भयंकर युद्ध चला, 1941 से लेकर 1944। और 1944 में जब युद्ध धीरे धीरे कम हुआ, तो क्यों कम हुआ, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के सारे गोडाउन्स खाली हो गए, इसलिए शांति हो गई। और शांति भी कैसी जबरदस्त हुई, दुनिया में एक पीस उन्होंने बनाया, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बोला, और उस वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला, वो यूनाइटेड नेशंस बन गया। और यूनाइटेड नेशंस को यह कहा गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की युद्ध की लड़त के बाद अपनी मंदी को कम कर लिया। अब वो मंदी कम हो गई, फिर उसके बाद अब फिर मंदी आ गई अमेरिका में। अब मंदी आई है तो फिर उनको युद्ध लड़ना है। बीच में भी एक बार मंदी आई थी 1980 के आसपास, तो उस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने इराक और ईरान को आपस में लड़वा दिया। अमेरिका देखिए और यूरोप, मैं आपको इनकी एक विशेषता बताता हूं। ये लोग ऐसे हैं जो दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो पहले लेजिटिमेसी सिद्ध करते हैं कि ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो लेजिटिमेसी सिद्ध करने में बड़े बड़े प्लॉट रचते हैं, बड़े बड़े वहां पे काम होते हैं। तो पर्ल हार्बर की लेजिटिमेसी सिद्ध करने के लिए जापानियों को बिठा लिया प्लेन में और खुद से अटैक किया खुद के ऊपर। तो सारी दुनिया को लगा कि जापान ने अटैक किया, तो पूरी दुनिया जापान के ऊपर पिल गई। बाद में उनको गलती हुई कि हमसे गलती हो गई। और अब पर्ल हार्बर के बारे में अमेरिका के सब लोग मानते हैं, वहां के हिस्टोरियन भी कहते हैं कि वो भाई हमारा ही अटैक था हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि वो जरूरी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो हम तो मंदी दूर नहीं कर पाते। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मंदी दूर करने के लिए पर्ल हार्बर का अटैक, और अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, क्योंकि मंदी फिर आई है, उसकी ये पूर्व भूमिका है और तैयारी है। अब इस भूमिका में अमेरिका अकेले नहीं लड़ना चाहता। अमेरिका क्या चाहता है, दुनिया के सब देश उसके साथ आ जाएं। नाटो नाम का एक ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 17-18 देश हैं। अमेरिका ये चाहता है कि ये सब मेरे साथ हों। क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका ये कहता है और मानता भी है कि मैं अकेले लड़ूंगा तो हथियारों की खपत कम होगी, एक ही आर्मी तो लड़ेगी। अब नाटो मिलकर लड़ेगा तो 18 गुनी बढ़ जाएगी। और मजे की बात उनकी क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पिछले 2-3 दिन में एक ही अभियान किया है, वो ये कि अपनी संसद में रातों रात $40 अरब का बजट पारित कराया है स्ट्राइक करने के लिए, माने हमला बोलने के लिए। और हमला बोलना कहां है? अफगानिस्तान पे बोलना है, सूडान पे बोलना है, लीबिया पे बोलना है। उनका टारगेट पहले से फिक्स है। अफगानिस्तान पे हमला बोलेंगे, लीबिया पे बोलेंगे और ये सूडान पे बोलेंगे। और अगर लग गया हाथ तो फिलिस्तीन पे भी बोल सकते हैं या एक आध किसी और देश पे बोलेंगे। तो उनका भूमिका यह है कि पोलराइजेशन हो जाए दुनिया में, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, ये वो चाहते हैं। इस्लाम एक तरफ हो जाए, इस्लामिक देश एक तरफ हो जाए, क्रिश्चियन देश एक तरफ हो जाए, दोनों मिलकर लड़ें और अच्छे से युद्ध हो तो मंदी दूर हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों युद्धों का कोई नतीजा नहीं निकला, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद फिर शांति की बात करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, अभी फिर वही होगा। हो सकता है 2-3 महीने, 4 महीने, या हो सकता है साल भर युद्ध खिंच जाए, साल भर युद्ध के बाद फिर समझौता होगा। क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को संपूर्ण नहीं मिटा सकता। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप नहीं मिटा पाए तो अभी क्या मिटा लेंगे? लेकिन इससे तबाही बहुत भयंकर हो गई। हो सकता है 1-8 करोड़ लोग मारे जाएं या उससे भी ज्यादा मारे जाएं। भयंकर तबाही हो, और इनको कोई दर्द नहीं है तबाही होने का। उनको लगता है कि उनका काम पूरा होना चाहिए। और इसमें जब तबाही होगी तो आप जान लीजिए हम और आप भी नहीं बच पाएंगे। ऐसा हम मानकर बैठे हों कि अफगानिस्तान पर अटैक होगा, गलती से कोई मिसाइल दिल्ली की तरफ मुड़ गई तो क्या हो? क्योंकि हो चुका है कई बार। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर थोड़े समय पहले हमला किया था।
गलती से उनकी एक मिसाइल चाइना के उनके उसमें चली गई थी, एम्बेसी ऑफिस तोड़ दिया था पूरा ऑफिस, मर गए थे उसमें कई चाइना। अमेरिका ने बाद में माफी मांगी थी। तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है। कितनी ही गाइडेड मिसाइल्स हो, कंप्यूटर प्रणाली काम करना बंद कर दे तो कहीं का कहीं जाके टकराती और क्या तबाही कर सकती है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और अगर किसी मिसाइल में केमिकल वेपन्स उन्होंने लगा दिए तो तबाही तो और भयंकर होगी, क्योंकि अमरीकियों का तो चरित्र ऐसा है। वियतनाम में वॉर हुआ था, आप सबको शायद याद होगा जितने बड़े लोग हैं, तो वियतनाम में इन्होंने लाखों लोगों को केमिकल वेपन से मारा था, लाखों लोगों को। बाद में यह भी माना था हमसे गलती हुई थी, क्योंकि निर्दोष लोग बहुत मारे गए थे। तो जब भी युद्ध होता है निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। अब अमेरिका क्या कहता है, ओसामा बिन लादेन हमें चाहिए। भाई तुमको ओसामा बिन लादेन चाहिए तो ओसामा बिन लादेन लाने के रास्ते बहुत सारे हैं, युद्ध लड़ने का ही एक रास्ता थोड़ी है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ के अमेरिका ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका चाहकर भी ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि लड़ना तो उसी से है ना। अब दुश्मन को ही अरेस्ट कर लेंगे फिर लड़ाई किससे लड़ेंगे। ऐसे ही सद्दाम हुसैन की बात चली थी, तो सद्दाम हुसैन को पकड़ने के 50 तरीके थे, लेकिन उन्होंने कोई तरीका नहीं अपनाया। सद्दाम हुसैन को जिंदा छोड़ा ताकि लड़ने के लिए कोई तो रहे सामने। तो सद्दाम हुसैन भी जिंदा रहेगा, ओसामा बिन लादेन भी जिंदा रहेगा और युद्ध चलता रहेगा ताकि उनके हथियार बिकते रहे। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इस समय अमेरिका और यूरोप के देशों ने अपनी आई हुई भयंकर मंदी को दूर करने के लिए वही खेल खेला है जो 1945 में उन्होंने खेला था। और 10 बरस के बाद हो सकता है कि वही बात फिर सामने निकल कर आए, जैसे अभी पर्ल हार्बर की बात सब सामने आ गई निकलकर कि हां हमने अपने ही ऊपर अटैक किया था क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। और ये सब जो है मान कर बैठे हैं कि अभी एक आध हफ्ते में युद्ध हमें शुरू करना है, उसकी भूमिका बना रहे हैं। अब भूमिका एक ही बन रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को साथ ले लें, तो इसमें फायदा पता है क्या होगा, नाटो जब साथ में आएगा तो युद्ध का खर्चा बराबर बांटा जाएगा, नहीं तो अमेरिका के ऊपर ही पूरा बोझ आ जाएगा। अमेरिका बहुत चालाक है, आप चाहे अमेरिका अकेले अटैक कर सकता, कोई मुश्किल थोड़ी है। अफगानिस्तान को अटैक करना अमेरिका के लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान उनके टक्कर का देश नहीं है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि वो अकेले अटैक करे, वो क्या कहता है सबको मेल जोल कर अटैक करो। तो मेल जोल से अटैक के क्या होगा कि अटैक करने का मान लो $200 अरब का खर्चा आया, तो नाटो के 18 देश हैं, सब में बराबर बराबर बच जाएगा। तो अमेरिका का अपना खर्चा कम होगा और हथियार उनके मैक्सिमम बिकेंगे, क्योंकि हथियार नाटो में कोई नहीं बनाता सिवाय अमेरिका के। एक ही देश है जो हथियार बनाता है, अमेरिका। बाकी नाटो के जितने भी देश हैं वो उनसे लेते हैं, खरीदते हैं, तो उनकी सप्लाई होगी। अब आप देखो कि खर्चा युद्ध में जब होगा तो वापस अमेरिका में ही पहुंचेगा वो पैसा। नाटो के देश जितना भी खर्च करेंगे हथियार खरीदने में, वो जाएगा अमेरिकी कंपनियों के खाते में, तो पैसा तो अमेरिका में वापस ही आने वाला है। उसी पैसे से वो अपनी मंदी को दूर करने की योजना बनाते हैं।